सादर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत आज का हमारा विषय है सियासत का रक्त चरित्र। सुन के आपको लग रहा होगा किसी टीवी पर चुनाव संबंधी कार्यक्रम का विषय है या कोई फिल्मी कथानक दिखाया जा रहा है। यह फिल्म का शीर्षक ज्यादा लगता है, लेकिन चुनाव में जो कुछ घटित हुआ है उसके मद्देनजर इस विषय के साथ ही हम आगे की बातचीत को विस्तार देंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रक्रिया अंतर्गत मतदान का काम संपन्न हो चुका है। दोनों ही राज्यों के अंतर्गत 17 तारीख को वोट डाले। छत्तीसगढ़ में 2 चरण में मतदान हुआ, वहीं मध्य प्रदेश में 1 चरण के तहत मतदान हुआ। मतदान के तहत मध्य प्रदेश में कई जगहों से वारदातों की खबरें आई। कहीं झगड़ा हुआ, कहीं टंटा हुआ, कहीं गोली चली, कहीं पथराव हुआ, पर कुल मिलाकर शांतिपूर्ण तरीके से ना सही फिर भी अपेक्षाकृत शांति के साथ में मतदान हो गया। कुछ सीटों पर चर्चाएं रही, पर सबसे ज्यादा चर्चाओं में जो सीट आई वो है छतरपुर जिला अंतर्गत राजनगर विधानसभा क्षेत्र। राजनगर से अमूमन आप नहीं समझ पा रहे होंगे, पर राजनगर वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर खजुराहो है। खजुराहो जो विश्व में विख्यात है, वो खजुराहो जो अपनी मूर्तियों के लिए ख्यात है, जो अपनी वास्तुकला के लिए ख्यात है, जिस खजुराहो को देखने के लिए केवल देश से नहीं बल्कि दुनिया भर से तमाम पर्यटक आते हैं, वो खजुराहो इलाका इस समय जबरदस्त तरीके से चर्चाओं में। और चर्चाओं में इसलिए है कि चुनाव के दौरान ही यहां पर जो कुछ घटित हुआ उसके चलते आम आदमी हतप्रभ है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल मतलब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों ही आरोप प्रत्यारोपों के साथ में अभी भी मोर्चा थामे हुए हैं। यहां से प्रत्याशी की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा है। विक्रम सिंह नाती राजा वर्तमान में विधायक भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के तौर पर उन्हें देखा जाता है, 3-4 बार के विधायक हैं। उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया से हो रहा है। अरविंद पटेरिया पिछली बार भी अर्थात 2018 में भी नाती राजा के सामने थे और महज 700 वोटों के अंतर से चुनाव हारे थे। तय था कि इस बार चुनाव काफी तनावपूर्ण हालात में होना था। महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद पटेरिया जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बेहद करीबी माना जाता है। वी.डी. शर्मा ने कम समय में ही मध्य प्रदेश में एक अलग ही राजनीतिक ऊंचाई हासिल की है। किसी समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री के तौर पर अपनी संगठन क्षमता का लोहा मनवाने वाले वी.डी. शर्मा ने जब भाजपा में प्रवेश किया तो उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। लगातार उनकी तरक्की का सिलसिला रहा। पहले वो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद प्रदेश महामंत्री बनाए गए, उसके बाद में सांसद बने। सांसद बनने के बाद सबको चौंकाते हुए 50 साल से भी कम की उम्र में वह प्रदेश अध्यक्ष भी हो गए। उन वी.डी. शर्मा का संसदीय क्षेत्र है छतरपुर, खजुराहो, कटनी और उस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं अरविंद पटेरिया, जिन्हें बड़ा मजबूत साथी समझा जाता है वी.डी. शर्मा। वी.डी. शर्मा निशाने पर रहते हैं दिग्विजय सिंह के। वो दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के चर्चित चेहरा है, 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो हुआ यह कि 17 तारीख को कांग्रेस विधायक नाती राजा के एक सहयोगी सलमान जो पार्षद भी हैं, उनकी हत्या हो गई, हत्या कर दी गई या हादसे का शिकार हो गए। इसके संदर्भ में आरोप लग रहा है कि अरविंद पटेरिया और उनके समर्थकों ने यह हत्या कर दी रात के 3 बजे। अब इसके जवाब में अरविंद पटेरिया के समर्थन में उतरे हुए वी.डी. शर्मा जो लगातार बता रहे हैं कि यह सब प्रोपोगंडा है। सही बात तो यह कि सहानुभूति हासिल करने के लिए स्वयं नाती राजा ने ही अपने साथी की हत्या कर दी। आरोप प्रत्यारोप का मसला काफी ज्यादा आगे बढ़ गया है। हद यह है कि जिला प्रशासन और जिला पुलिस के द्वारा मामला जो दर्ज किया गया उसके तहत अरविंद पटेरिया और उनके अन्य साथियों के ऊपर हत्या का मामला दर्ज हुआ है। और आज की खबर यह है कि भाजपा की शिकायत पर वर्तमान विधायक नाती राजा के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हो गया है। तो समझने की कोशिश कीजिए राजनगर विधानसभा क्षेत्र को। एक प्रत्याशी हत्या के मामले में आरोपी है, एक हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी है। कुल मिलाकर आपराधिक चरित्र के साथ में ही वहां की जनता शायद किसी को चुनने जा रही है। इस प्रकार के हालात बन गए। और हम बात करते हैं शुचिता की, तो इसी बात को विस्तार देते हैं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है। वाकई ये 2 प्रत्याशियों के बीच का मामला है, 2 दलों के बीच का मामला है, या इसके पीछे कुछ गहरी राजनीतिक जड़ें हैं जिनको समझने की जरूरत प्रदेश की जनता को। तो इसी पर हम बात करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं, उससे पहले देखते हैं इस घटनाक्रम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण और चर्चित बयान। रात को पैसे बांटने निकली थी पूरी पार्टी बीजेपी, और एहतियात के रूप में कांग्रेस के उम्मीदवार नाती राजा ने, स्वाभाविक है कि जब पता लगा कि ऐसा बांट रहे हैं जाके, उनको कोई बात नहीं थी, सड़क पर जानवर बैठे हुए थे तो साइड में लगा ली,
निकलो। लेकिन वो निकल के आए, जिसके नामजद रिपोर्ट की गई है, विकी बघेल, पप्पू अवस्थी, स्वयं उम्मीदवार प्रत्याशी अरविंद पटेरिया, सब लोगों ने मां बहन की गाली देना चालू किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप गाड़ी निकालिए यहां से, तो वो न निकाल के उन्होंने उन पर चढ़ा दी। बड़ी इनको सलमान ने इनको धक्का दे के गाड़ी में रखा और खुद बेचारा। एसपी महोदय छतरपुर के द्वारा परिवार के सदस्यों को, हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि एफआईआर में जो है उन तथ्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई के लिए, और समय सीमा उन्होंने नहीं बताया है क्योंकि मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने भी हैं सब फरारी की स्थिति में हैं। साहब के पास गए थे और उन्होंने आश्वस्त किया है कि सलमान को राहत राशि भी दी जाएगी और उनके छोटे भाई को भी शासकीय नौकरी में भर्ती के लिए भी वे विचार करेंगे। आज जब मैं सुबह मतदान के लिए उठा तो मुझे पता चला फेसबुक के माध्यम से कि माननीय विधायक जी के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि मेरी गाड़ी के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या की गई है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो इस प्रकार की विधायक जी के द्वारा गंदी राजनीति की जा रही है, यह मौत पर राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं और जनता जनार्दन से भी यह अपील करना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई भी अफवाह में ना पड़े। ये हमेशा झूठ की राजनीति करते आए, 20 साल हुए, जनता जाग चुकी है। ये भगवान से झूठ बोलने से नहीं डरते, तो ये तो इंसान है। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि आप इस प्रकार के कोई भी भ्रम में ना पड़े, करतूतों से नहीं माने। फिर लास्ट में मुझे ये पता चला है कि रनीफाल रोड पर जा रहे थे, इन नशे के धुत में सभी लोग भयानक नशे में थे, विधायक जी भी नशे में थे और इन्हों की गाड़ियां टकरा गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई, और जिसका जिम्मेदारी मुझे ठहरा रहे हैं। मैं फिर यही कहूंगा प्रशासन से कि अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मुझे सजा दी जाए, और नहीं तो अगर ये दोषी है तो इनको भी सजा दी जाए। उस दिन का घटनाक्रम, जिस दिन चुनाव थे, वो चुनाव के पहले से मैं बता दूं कि ये जान चुके थे कि हम चुनाव हार गए हैं। जनता, इनके कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे, ये कहीं जा रहे थे तो जनता नहीं मिल रही थी, कोई सुन नहीं रहा था। ये पूरे तरीके से समझ चुके थे कि हम चुनाव हार चुके हैं। तो इन्होंने बौखला करके ये 2-3 दिन से प्लान वे में कर रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं इस तरीके से विवाद करना है। था कि सलमान के साथ क्या हुआ है, और मैं इतना घृणित कार्य नहीं करता हूँ। ना निकले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये फर्जी है, ये झूठा है, ये केवल रोटी सेक रहा है, अपनी राजनीति सेक रहा है। लेकिन राजा साहब, आपकी राजनीति खत्म हो चुकी है। आप सुकून से घर में रहो, जनता का विनाश नहीं करो। खर्राओं की जनता भोली भाली जनता है, इस तरीके का तांडव खर्राओं में नहीं फैलाओ। गंभीर आरोप है कि ड्राइवर किसी का होता है तो अपने मालिक को अगर कोई हमला करे तो बचाता है, गाड़ी लेकर के भागता है। ये ड्राइवर स्वयं सलमान खान स्वयं देसी कट्टे से गोली चलाते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये ड्राइवर थे कि ये शूटर थे, और इनके ऊपर ये कैसे वहां किसी गाड़ी के नीचे आ गए। मेरा तो आरोप है कि नाती राजा ने स्वयं इन्हें चुनाव प्रभावित करने के लिए अपनी गाड़ी से दबा करके हत्या की है। तो कमोबेश आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। दिग्विजय सिंह 60 घंटे का धरना दे चुके हैं, रात भी बिताई हुई उनकी धरने के चलते सुर्खियों में बनी। पर कुल मिलाकर है क्या, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ पूरे मसले पर चर्चा के लिए 4 खास मेहमान है। रघुनंदन शर्मा जी है, प्रदेश महासचिव है कांग्रेस पार्टी के। गोविंद मालू जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शरद दुबे जी हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। और साथ साथ रमेश शर्मा जी, विख्यात पत्रकार, वो भी हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गोविंद मालू जी से करते हैं। और मालू जी, आपसे समझना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और वहां का एक बड़ा चेहरा अरविंद पटेरिया के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो गया। कैसे व्यक्ति को आपने प्रत्याशी बना दिया और आपकी सरकार के रहते हुए इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया। दोनों सवाल बड़ा गंभीर किस्म का वातावरण का निर्माण कर दिया। और इस लड़ाई को लड़ते हुए केवल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दिखाई दे रहे हैं।
पूरी सरकार खामोश दिखाई दे रही है। थोड़ा इसमें रोशनी देंगे गोविंद मालू जी? प्रदेश अध्यक्ष अभी सबसे बड़े चेहरे हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के, और अभी ये चुनाव चल रहे हैं। इसमें सारा कुछ निर्वाचन आयोग और निर्वाचन अधिकारियों के पास है, और ये गलत अगर रिपोर्ट दर्ज हुई, हमने भी ये बार बार कहा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा इस बारे में कि वो तो कांग्रेस के विधायक नाती राजा का षड्यंत्र था, किस तरह से इस मामले को टर्न आउट किया जाए और किस तरह भावनात्मक रूप से भड़काया जाए। तो राजनीतिक साजिश के तहत ये सब मामला दर्ज हुआ है, उसमें कोई इनका हाथ नहीं है। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने घटना स्थल पर भी गए, बोला भी, और पुलिस को भी आड़े हाथों ले कि किस तरह से आपने दबाव में, दिग्विजय सिंह जी यही दबाव बना रहे थे बार बार, इसीलिए उसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया। और यही क्यों, कल भी धार के सरदारपुर में जिस तरह से कांग्रेस और जयस के बीच में झगड़ा हुआ, हर जगह संघर्ष करते हैं, हर जगह हिंसा फैलाने का काम करते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से यदि मतदान हुआ है, शांतिपूर्ण ढंग से यदि कोई चुनाव प्रक्रिया निपट रही है, कांग्रेस हार रही है, इस पोखलाहट में उन्होंने इस तरह का कृत्य किया है, और हमारा सीधा आरोप है इसमें कांग्रेस के विधायक का हाथ है। उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये बात बताइए, कांग्रेस के विधायक का हाथ है, ये बात आज ही से क्यों शुरू हुई? 3 दिन हो गए इस मामले में, भारतीय जनता पार्टी ने इसको 3 दिन तक तो विषय नहीं बनाया। जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन ने इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की। क्या माने, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन भाजपा के खिलाफ काम कर रहा है छतरपुर जिले का? देखिए, मैंने कहा ना, ये तो चुनाव आयोग, अभी सब चुनाव की आचार संहिता चल रही, चुनाव आयोग का है, इसमें कोई भी व्यक्ति, कोई सरकार का कोई हाथ नहीं। हमने ये तो इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने कोई भी किसी पर दबाव नहीं बनाती है, लेकिन किस तरह से उन्होंने जानबूझकर उस पर FIR दर्ज की, इसकी भी जांच होना चाहिए। और नाती राजा, जो कि पहले भी इस बारे में इस तरह की चर्चाओं में कई बार व्यस्त हो रहे हैं, और उन पर उनका क्या चरित्र है ये भी सब जानते हैं। तो ये जानबूझकर ये क्या, उसके बाद दिग्विजय सिंह वहां कैसा पर चरित्र उनका? 4-4 बार के विधायक है, जनता उन्हें चुनती है, किस चरित्र के व्यक्ति हैं? तो गोविंद मालू जी थोड़ा बताइए ना। आपने कहा सब जानते हैं उनका कैसा चरित्र है, थोड़ा आपके माध्यम से हमारे दर्शक जाने नाती राजा का कैसा चरित्र है। नाती राजा का नाम किस रूप में फेमस है सब जानते हैं, उसको परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह की हिंसा में यही भरोसा करते हमारे अरविंद पटोरिया, कभी हिंसा में आज तक उनका कभी नाम किसी भी प्रकरण में नहीं आया, और इस तरह से ये जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक उनके नाम को फंसाया गया है, उलझाया गया है। ये सब कांग्रेस विधायक की करतूत है, और ये षड्यंत्र के तहत हुआ है। हमारा बार बार करूंगा गोविंद मालू जी, उसके बाद में मैं चलूंगा रघुनंदन शर्मा जी बात। छतरपुर के खजुराहो में घटना होती है, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मोर्चा संभाल लेते हैं, और दिग्विजय सिंह मोर्चा संभाल के केवल भोपाल में बैठ के बयानबाजी नहीं करते हैं, खजुराहो तक पहुंच जाते हैं, धरना देते हैं, चारपाई पर पूरी रात गुजार देते हैं। यह है कांग्रेस इस मुद्दे के संदर्भ में, और पूर्व मुख्यमंत्री का यह स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, इतने संगीन किस्म के आरोप हैं, भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो गया है, पर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री के पद पर जो है वहां से कोई बात नहीं आई है। क्या मुख्यमंत्री को संदेह है इस मामले में कोई सत्यता है, इसलिए विषय पे मौन है, या भाजपा की अंदरूनी राजनीति है जिसके तहत प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा को अलग थलग छोड़ दिया गया है और बाकी सारे नेता मौन है? हिमांशु जी, पार्टी में बात होकर ही कोई एक व्यक्ति बोलता है, सबके सब नहीं बोलते किसी विषय पर। प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी की सब पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों की चर्चा के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष जी ने बयान दिया है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला है। इस मामले में कोई इसमें वो बात नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री जी जानबूझ के उसको संदेह है या उनको ऐसा कुछ प्रकरण में कोई इसका उसमें वो माफी चाहूंगा गोविंद मालू जी, आप ज्यादा प्रबुद्ध प्रवक्ता यहाँ मौजूद है। VD शर्मा पर तो खुद आरोप लगा रहे हैं दिग्विजय सिंह को उनका गुर्गा है अरविंद पटेरिया, तो VD शर्मा को तो बोलना ही होगा। पर अगर नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे के संदर्भ में विषय आता है तो उनके समर्थन में कैलाश विजयवर्गीय भी बोल रहे हैं, प्रहलाद पटेल भी बोल रहे हैं, छोटे से छोटे नेता से लेकर बड़े से बड़े नेता बोल रहा है, और भाजपा का प्रत्याशी है अरविंद पटेरिया, और उसके ऊपर हत्या का मामला दर्ज हो गया और पूरी पार्टी खामोश। इस खामोशी के मायने क्या है? VD शर्मा पर सीधे आरोप लगा रहे हैं दिग्विजय सिंह कि उनका गुर्गा इस प्रकार का काम कर रहा है, और VD शर्मा के इशारे पे ये सब होता है, और VD शर्मा ही केवल बोलेंगे। इन पर लगातार हमला करते रहे हैं VD शर्मा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष,
वो तो बोलेंगे, वो तो नाटक भी कर रहे हैं हमारे हाथ पर गुजार के। पार्टी की ओर से तय होता है, एक आदमी बोलता है। लेकिन मैं आता हूं रघुनंदन शर्मा जी के पास में, और रघुनंदन शर्मा जी, गोविंद मालू जी ने बताया है कि आपके विधायक और प्रत्याशी का चरित्र क्या है, इसी प्रकार का काम करते रहे। पार्टी की ओर से तय होता है, एक आदमी बोलता है। लेकिन मैं आता हूं रघुनंदन शर्मा जी के पास में, और रघुनंदन शर्मा जी, गोविंद मालू जी ने बताया है कि आपके विधायक और प्रत्याशी का चरित्र क्या है, इसी प्रकार का काम करते रहे। क्या कहते हैं आप? ऐसे चरित्र के व्यक्ति के समर्थन में दिग्विजय सिंह आ जाते हैं, ऐसे चरित्र के व्यक्ति के संदर्भ में धरना दिया जाता है, ऐसे चरित्र के व्यक्ति के समर्थन में आप लोग खड़े हो जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं भाई? चरित्र और चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अरविंद पटेरिया के पक्ष में पीडी शर्मा जी क्यों खड़े? पीडी शर्मा जी के एटीएम है छतरपुर जिले के अरविंद पटेरिया जी, और मेरा संगठन बजरंग सेना यदि कांग्रेस के साथ आया है तो ये अरविंद पटेरिया जी और पीडी शर्मा साहब की देन है। हम लोग राजनीति नहीं करते, पर राजनगर विधानसभा क्षेत्र में हमारी भी टीम है बहुत बड़ी बजरंग सेना की। रणवीर पटेरिया जी को पिछले चुनाव में इन्होंने प्रचार करने का कहा तो उन्होंने कहा साहब हम बेदायित्व के, हम किसी का प्रचार करेंगे ना विरोध करेंगे। तो उनके यहाँ उनके पारिवारिक मामले को उछालकर यही अरविंद पटेरिया जी ने उनकी पत्नी को आगे करके और हमारे पूरे संगठन को परेशान करके विवश किया, जिस मजबूरी बस हम लोगों को इतने परेशान हो गए कि राजनीतिक क्षेत्र में आना पड़ा और कांग्रेस का समर्थन करना पड़ा। अरविंद पटेरिया जी मूलतः उत्तर प्रदेश के किसी जिले के निवासी हैं। 15-17 वर्ष पहले अरविंद पटेरिया जी ने छतरपुर में आके पड़ाव डाला और लंबे समय से यह, मैं बुरा शब्द तो नहीं बोलूंगा, पर ये माननीय बीडी शर्मा जी के उसमें रहे साथ में, और वहां पर पूरी जो खजाने हैं और जितने भी शर्मा जी के कारोबार हैं, बीडी शर्मा जी छतरपुर में जो करते हैं उनका सबका नेतृत्व बीडी शर्मा जी करते रहे, जिसका परिणाम हुआ कि गुड्डू भाई जैसे बहुत अनेक जो पुराने बीजेपी के नेता थे उनको उन्होंने हाशिए में डाल दिया। और आज भी मुझे बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे एक घटना याद आती है कि आप सब लोग यहाँ विद्वान बैठे हैं, पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी भी बैठे हैं। सबरवाल कांड हुआ था उज्जैन का, जिसमें विद्यार्थी परिषद के लोगों के द्वारा जो घटना की गई थी, गोविंद भैया को भी मालूम है। उस घटना में भी मैंने बीडी शर्मा साहब का स्टेटमेंट विद्यार्थी परिषद के नेता के रूप में सुना था, जो उन्होंने साफ कहा कि सबरवाल जी की मौत कैसे हो गई हम बता नहीं सकते, हमारे कार्यकर्ताओं का कोई हाथ नहीं है। सीसीटीवी फुटेज को उन्होंने नहीं माना, और आपके यहाँ जो जारी हुआ है वीडियो, इसका पूरा वीडियो मेरे पास है। एक तरफ पहला वीडियो ये जारी करते हैं कि मैं अपने घर से सो के उठा हूँ, दूसरा वीडियो जारी करते हैं कि हमारी गाड़ियां आपस में मिली है और वहां पर बहसबाजी हुई है और हम लोग निकल आए। आधा किलोमीटर आने के बाद मुझे पता लगा गाड़ी जब पीछे नहीं आई कि सलमान को कुचलकर मार दिया। मुझे इसमें भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र लग रहा है। मध्य प्रदेश में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं बन पा रहा था तो इन्होंने इस जनता मुझे तो मेरा सीधा आरोप ये प्रयास किया कि देख लो एक मुस्लिम को हमने साफ कर दिया। और बीडी शर्मा जी ने मध्य प्रदेश की राजनीति को वास्तव में जिस ढंग की राजनीति की है, छात्रों की राजनीति, वो यही चाहते हैं कि पूरी राजनीति मेरे इज्जत रहे। और रघुनाथ शर्मा जी थोड़ा ज्ञान दीजिए ना। आपने अरविंद पटेरिया की पूरी शख्सियत को वीडी शर्मा के सांचे में ढाल दिया। अरविंद पटेरिया जो कुछ भी है वीडी शर्मा की बदौलत है। पर आप ये बताइए कि अरविंद पटेरिया तो 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और 2018 में वीडी शर्मा का खजुराहो से कोई वास्ता नहीं था। खजुराहो संसदीय क्षेत्र से वीडी शर्मा प्रत्याशी बनाए गए हैं 2019 के चुनाव में, और अरविंद पटेरिया की यह हैसियत 2018 में थी कि वो न केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए बल्कि महज 700 वोटों के अंतर से चुनाव जीतने से चूक गए। अब ऐसे शख्स की पूरी सफलता को एक व्यक्ति के हवाले आप कर दे रहे हैं। कोई निजी खुन्नस? खुन्नस तो क्या, ये सबसे बड़ा है कि हम लोगों को राजनीति आने ही नहीं था। हम लोग चुनावी राजनीति नहीं करते थे, हमारा संगठन सिर्फ धर्म की बात करता था, लेकिन इन्हीं ने हमको बेबस किया। हमारे पूरे संगठन और हम लोग को इतना परेशान किया, फर्जी यूट्यूब चैनल बना के हमारे संगठन को बदनाम किया, बाहर के लोग हायर करके रणवीर पटेरिया जी और बजरंग सेना को खत्म करने का षड्यंत्र रचा है। तो ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों को परमात्मा ने सजा दी है, राम ने सजा दी है, हम तो ये मानते हैं। अच्छा ये बता दीजिए
जब चुनाव इतने नाजुक मोड़ पर हो, जिस चुनाव में अरविंद पटेरिया की जीत की संभावना है, इस आधार पर लोग देख रहे हैं कि भाई पिछला चुनाव तो महज 700 वोटों से हारा है, वो व्यक्ति हत्या जैसे काम को अंजाम क्यों देगा? थोड़ा इसके विषय में रोशनी दीजिए ना। कम से कम 7,000 वोट से वो पहले हार गए थे और अब कम से कम 17,000 से हारेंगे। द्वारा जो खर्च किए जा रहे थे उससे सब परेशान थे, पूरे जिले के नेता ये चाह रहे थे बीजेपी के भैया। तो आपका आशय है रघुनंदन जी कि 7,000 वोटों की संभावित हार बहुत अच्छी नहीं लग रही थी अरविंद पटेरिया को, तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा किया जाए कि कम से कम 17,000 वोटों से हारूं, इसलिए सलमान को गाड़ी से कुचल दिया कि 17,000 वोटों से हार मेरी सुनिश्चित हो जाए, इसलिए अरविंद पटेरिया ने ऐसा किया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यदि समय खराब आता है तो परमात्मा बुद्धि घुमा देती है जी। तो रघुनंदन जी इस नतीजे पे पहुंचे कि भाई उनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि होगी, इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन मैं रमेश शर्मा जी के पास जाऊं उससे पहले मेरे साथ में शरद दुबे जी जुड़े हुए हैं। शरद जी, बड़ा रोचक मामला है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, ठीक ठाक बहुमत के साथ सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ शिकायत की जाती है हत्या की, और वो हत्या के संदर्भ में एफआईआर दर्ज हो जाती है। फिर दूसरी शिकायत है जिसके तहत सामने वाला प्रत्याशी हो उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हो जाता है। बतौर पुलिस अधिकारी आप बताइए कि ये इतना आसान कैसे होता है, हत्या जैसे संगीन मामले में भी एफआईआर हो जाना, हत्या के प्रयास जैसे मामले में भी एफआईआर हो जाना? थोड़ा इसके विषय में रोशनी दीजिए ना। देखिए, ऐसा है, राजनीतिक शुचिता की तरफ कोई भी दल ध्यान नहीं दे रहा जी। हम आपके मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया और टीवी मीडिया, इन सब ऑडियो वीडियो के माध्यम से सुनते हैं और जानते हैं कि इतने प्रतिशत अपराधी छवि वाले लोग चुनाव में खड़े हुए हैं, इतने प्रतिशत अपराधी वाले लोग चुनकर पहुंच भी गए। अभी जो आप बात कह रहे हैं, गाड़ी से दबा के मार दिया, ये आरोप लगाया जा रहा है। मैं आपको एक घटना की याद दिलाऊं, उत्तम आनंद, ये एडीजे महोदय थे जी, जिसके वीडियो मौजूद है। बिहार में बहुत अच्छे अधिकारी थे जी, उनको ऑटो से टक्कर मार के गिरा के मार दिया जी, उनकी हत्या की गई। तो ये मैसेज उसके बाद में जब कोई भी कार्रवाई उन नेताओं और भ्रष्ट जिन केसेस को वो देख रहे थे उनके खिलाफ नहीं हो पाई, ना की गई, तो ये मैसेज ही नहीं गया देश में कि एक्सीडेंट से होने वाली मृत्यु में या हत्या में क्या सजा मिलनी चाहिए जी। तो लोगों ने इस चीज को एक हथियार बना लिया है जी। जो अपना विरोधी पार्टी वाला हो। कई बार आपने देखा होगा न्यूज में, आप हैं इसमें, कि उनको विरोधी पक्ष को गाड़ियों से दबा के मार दिया जाए, तो क्योंकि इसको सिद्ध करना बहुत मुश्किल है जी। इस चीज का ये फायदा ये लोग उठा रहे हैं। राजनीतिक दल जो है, एक भी दल ऐसा नहीं आ रहा है कि ये दल कह दे कि मेरा एक भी उम्मीदवार आपराधिक छवि का नहीं है। इनको दुनिया भर के आदमी मिलते हैं, आपराधिक छवि वाले व्यक्ति ही मिलते हैं चुनाव लड़ाने के लिए जी। अब रह गई बात पुलिस की, तो पुलिस का तो काम है दोनों तरफ से मुकदमे कायम कर दिए, दोनों की रिपोर्ट आई, पुलिस मुकदमा कायम करने से इनकार नहीं कर सकती जी। रामनगरी अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने नए अर्चकों यानी पुजारियों की नियुक्ति करने का फैसला किया है। इसके लिए इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन मांगे गए हैं। चयनित व्यक्तियों को प्रवेश परीक्षा देनी होगी, फिर उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। विशेष ट्रेनिंग के बाद ही पुजारी की नियुक्ति होगी। वहीं ट्रेनिंग के दौरान 2,000 रुपए महीने दिए जाएंगे। बता दें कि रामलला की पूजा अर्चना वैष्णव मत के रामानंदीय परंपरा से होती है। ऐसे में अर्चक का आवेदन करने वालों को गुरुकुल शिक्षा प्राप्त और रामानंदीय कहता है कि रिपोर्ट, संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट कोई भी व्यक्ति लिखाता है तो पुलिस को लिखनी ही पड़ेगी। पुलिस बाध्य है लिखने के लिए जी। वहां के जो भी अधिकारी हैं उन्होंने कोई गलत कार्रवाई नहीं की।
दोनों पक्षों की रिपोर्ट लिखी तो है। शरद जी हमें यह बता रहे हैं कि एफआईआर दर्ज होना कांग्रेस के इशारे पर काम होना नहीं है। अगर कोई शिकायत कर रहा है तो पुलिस की यह बाध्यता है कि वह मामले के अंतर्गत मामला दर्ज करे। पर रमेश शर्मा जी, मेरे पास थोड़ा आपसे पूछने के लिए सवाल अलग है। क्या देख रहे हैं आप खजुराहो में? क्या जो सलमान नाम का शख्स जिसे पार्षद बताया जाता है 12 गया, उसको न्याय दिलाने के संदर्भ में लड़ाई हो रही है? या दरअसल लड़ाई वड़ाई तो कुछ नहीं है, लड़ाई तो वीडी शर्मा और दिग्विजय सिंह के बीच में हो रही है। वीडी शर्मा अरसे से दिग्विजय सिंह के निशाने पर रहते हैं और दिग्विजय सिंह को लेकर घेरने का कोई मौका वीडी शर्मा नहीं छोड़ते हैं। सही मायनों में कहें तो भले ही प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमलनाथ हैं, पर संगठन के संचालन का काम एक प्रकार से प्रदेश में दिग्विजय सिंह करते हैं। तो दोनों प्रदेश के संगठन प्रमुख आपसी लड़ाई लड़ रहे हैं और सलमान कुल मिलाकर उसमें एक किरदार के तौर पर दिखाई दे रहा है, जो अपनी मौत के बाद भी सियासत के केंद्र में आ गया है। यही है सियासत का रक्त चरित्र। निश्चित रूप से जो आपने समीक्षा की है, मैं लगभग इससे सहमत हूं और मेरी राय भी इसके करीब है जी। दिग्विजय सिंह जी का छतरपुर में रुचि लेना दोनों कारण हो सकते हैं। मोटे तौर पर नाती राजा से की और उनकी जो निकटता रही है वो अपनी जगह पर है और नाती राजा के समर्थन में दिग्विजय सिंह जी कुछ भी कर सकते हैं, ये एक पक्ष ये भी है। दूसरा, दिग्विजय सिंह जी की छवि कहीं ना कहीं बहुत संवेदनशीलता, अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति, अल्पसंख्यक नेताओं के प्रति उनकी जो संवेदनशीलता है वो भी इसमें एक कारण बनती है, इसलिए दिग्विजय सिंह जी उसमें अपेक्षाकृत सक्रिय ज्यादा है। अब दूसरा हम आते हैं इस घटना पर। ये घटना राजनगर में इस तरह की घटना घट जाना, मुझे इसका आश्चर्य होता है। आमतौर पर राजनगर या खजुराहो क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं होती नहीं है। चुनाव में तू मैं भी हुई, गांव में अगर होता तो मान सकते, राजनगर में एक आश्चर्य एक बात। दूसरा, ने चाहे भले कुछ भी कहा हो, लेकिन पुलिस के द्वारा 300 का दर्ज कर लेना, जो मैंने क्राइम रिपोर्ट की है, मुझे आश्चर्य हुआ 302 का दर्ज कर लेना। मोटे तौर पर ये जो वीडियो वहां के आ रहे हैं, सच क्या है वो तो भविष्य आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो वीडियो वहां के आ रहे हैं उसमें आक्रामक वीडियो में सलमान दिख रहे हैं और दूसरा अरविंद पटेल या मौके पर भी वहां पर खबरें आ रही है। सोशल मीडिया पर सामग्री आ रही है वो कुछ इस प्रकार की आ रही है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस के पास दो तरह का रोज नामचा होता है, एक को दस्तंदाजी कहते हैं और दूसरे को गैर दस्तंदाजी कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है वो पुलिस को लिखना होती है, तो लेकिन कहीं ना कहीं वो पहले एक दूसरे रजिस्टर पर लिखते हैं और प्रारंभिक जांच करके फिर उसको कहीं भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं आंतरिक चीज उसमें हो सकती है। तो कुल मिलाकर के ये मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। अब भविष्य में आगे देखते हैं कि इसमें क्या रंगत आती है, लेकिन ये घटना पर भी मुझे बहुत आश्चर्य है और एफआईआर 302 की जिस तरीके से हुई उस पर भी मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है। जी अच्छा, लेकिन इसके साथ में वीडी शर्मा भी उसी राह पर आगे बढ़े। वीडी शर्मा ने कहा कि मेरा आरोप है कि स्वयं नाती राजा ने सलमान की हत्या कर दी। इसके संदर्भ में क्या कहना है? तुम शेर हम सवा शेर। देखिए, निश्चित रूप से मुझे दोनों बातें राजनीतिक अतिरेक की लगती हैं। वीडी शर्मा जी का बयान भी राजनीतिक अतिरेक है और जिस तरीके से कांग्रेस ने दबाव बना करके 302 कराया वो भी अतिरेक है। यहाँ मुझे दोनों दल जो है एक्सट्रीम पर आकर के लग रहे हैं। कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने 302 करा दिया तो इन्होंने फिर ये आरोप लगाया, तो मुझे लग रहा है कि इस मामले में बहुत सारी चीजों में कहीं ना कहीं राजनीति में कोई कलंक ना हो। और एक बार फिर अपने विषय को विस्तार देना चाहूंगा, आप अभी भी इस बात पर कायम है कि पूरी पार्टी एकजुट होकर दिग्विजय सिंह के द्वारा लगाए गए आरोपों का सामना कर रही है, या दिग्विजय सिंह के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने के लिए वीडी शर्मा ही पर्याप्त है, इसलिए बाकी लोग अपने अपने घर पे बैठे? घर पे बैठने का सवाल नहीं है जी। कोई भी यदि देश का मुखिया बोल रहा है संगठन का, तो फिर बाकी अलग से बोलने का मैं समझता हूँ उसका प्रयास तो नहीं निकाला जाना चाहिए। और जैसा रमेश शर्मा जी ने भी कहा और बाकी लोगों का भी जो राय थी कि एकदम ऐसा 302 का अपराध दर्ज हो जाना, ये कहीं न कहीं संशय पैदा करता है। और इस तरह से बिना विवेचना, बिना जानकारी दिए, ठीक है, आप उस पर इन्वेस्टिगेशन करें, प्रारंभिक तौर पर देखें कि क्या है, एकदम 302 दर्ज कर देंगे, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है। इसीलिए
ईडी शर्मा जी ने आरोप लगाए पुलिस अधीक्षक पर भी, कलेक्टर पर भी, कि ये कांग्रेस के दबाव में आकर उन्होंने किया। जिस तरह से कांग्रेस ने शुरू से पूरी दबाव की राजनीति में, उसके बाद दिग्विजय सिंह आए, उन्होंने वहां शव को उनके मामले में जो राजनीति की, ये बहुत ही ऐसा घटनाक्रम है जिसको हम षड्यंत्र कह सकते हैं। और षड्यंत्र कहते हैं इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि अरविंद पटेरिया खुद इतने सीनियर लीडर भी हैं, इसी बार चुनाव लड़ चुके हैं, और चुनाव के ऐसे संजीदा मुहाने पर इस तरह की कोई भी हरकत नहीं, वो चुनाव के उसमें अपनी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे समय ऐसे कोई भी उम्मीदवार नहीं करेगा इस पर उस पर आरोप लगे। और क्या जरूरत थी ऐसा करने, क्यों करेंगे हम? इसलिए ये दिग्विजय सिंह जी कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में वोट बैंक की राजनीति, इस तरह से एक संवेदनशीलता को उठाकर एक पूरे प्रदेश को एक षड्यंत्र के तहत आग में झोंकना चाहते हैं। वो जानबूझकर वो इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और लेकिन पहले आपसे आखिरी सवाल लेते हैं इस चर्चा के तहत, क्या आप संतुष्ट हैं कि जिस मामले को लेकर कांग्रेस और दिग्विजय सिंह, अरविंद पटेरिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा को निशाने पर ले रहे हैं, मामला केवल अरविंद पटेरिया पे नहीं रुक रहा, ईडी शर्मा के संदर्भ में बयान दिए बगैर दिग्विजय सिंह का बयान खत्म ही नहीं होता। अब लगता है उसका वैसा प्रतिकार भाजपा कर रही है जैसा अन्य मामलों में करती आई है। फिर दोहराता हूं इस बात को, जिसमें वीडी शर्मा को सीधे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, क्या आपको नहीं लगता है कि पार्टी की तरफ से इस मामले में अन्य नेताओं की जुबान खुलना भी जरूरी था? या वीडी शर्मा का मामला है अपने आप निपटे, हम लोगों को क्या पड़ी है? जी मालू जी। देखिए, ये मैंने फिर वही बात, आप वही प्रश्न कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ऐसे नहीं पड़ी है जो अभी चुनाव के दौरान सबका निश्चित जिम्मेदारी बची हुई, कौन बोलेगा। यदि मामले में एक व्यक्ति बोल रहा है, उसको संज्ञान लेकर बोल रहा है, उस पर पूरी जानकारी लेकर बोल रहा है, तो दूसरे की बोलने की क्या आवश्यकता? कोई वहां धरना देने थोड़ी जाना है कि क्या करना है। सीधे उन्होंने अपनी बात कही, शिकायत की दर्ज कराई, एसपी को बोला और ये कहा है सार्वजनिक रूप से। इसलिए देखिए, अलग कोई नहीं बोल रहा, इसके अलग अर्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। वो भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं भाई। ऐसा थोड़ी कि मुख्यमंत्री जी या कोई इनके ऐसे सड़क पर छोड़ देंगे कि नहीं गलत हुआ तो गलत सही, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं। ये सब गुटबाजी कांग्रेस में ही होती है, यहाँ नहीं होती है। ये सब गुटबाजी कांग्रेस में होती है, यहाँ नहीं होती है। वीडी शर्मा जी अधिकृत है, संगठन के स्तर पर तय है, उसी के तहत एक व्यक्ति बोल रहा है, ये गोविंद मालू जी हमें समझा रहे हैं। पर रघुनंदन शर्मा जी, धरना दिया था दिग्विजय सिंह ने सलमान के संदर्भ में दोषियों को पकड़े जाने के लिए, मुआवजा दिलाने के लिए। धरने के बाद हुआ ये कि नाती राजा के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। अगला धरना कौन देने आ रहा है? कमलनाथ जी आएंगे या दिग्विजय सिंह को छोड़ रखा है इस लड़ाई को लड़ने के लिए? कमलनाथ केवल शपथ लेंगे, लड़ने भिड़ने धरना देने वेने ये सारे काम दिग्विजय सिंह के हवाले रहेंगे। नंबर को ये तय हो जाएगा, सत्य की जीत होगी या सत्य की हार होगी। और 3 नवंबर के बाद इस प्रकरण में पूरा जनता के सामने जाएगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आदरणीय रमेश जी को भी मैंने सुना, आदरणीय गोविंद भैया को भी मैंने सुना, बोले साहब वो तो घटना स्थल पर थे ही नहीं। उनका दूसरा वीडियो कहो तो आप लोग को भेज दूं, जिसमें स्वयं कह रहे हैं कि रात को पहले एक वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि मैं तो अपने घर से सो के उठ के आ रहा हूँ। एक वीडियो जारी करके बोल रहे हैं कि मैं घटना स्थल पर बहसबाजी के बाद गाड़ी लेके चला गया। आधा किलोमीटर आने के बाद जब पीछे गाड़ियां नहीं आई तब देखा गोली चलने की आवाज आ रही। तो सत्य क्या बोल रहे हैं? एक तरफ चोरी और सीना चोरी, और इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा क्या न्याय है, जिसने अन्याय किया है भगवान उसको न्याय देगा। सलमान हो, भले मुस्लिम हो या किसी वर्ग का हो, मैं तो ये कहता हूँ कि घटना घटी है और जिन्होंने अन्याय किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नाती राजा 4 बार से एमएलए रहे हैं, एक भी कोई मामला नाती राजा के द्वारा किया गया हो या इस ढंग के चुनाव लड़े गए हो, कभी नहीं लड़े। पिछला चुनाव न लड़ा, शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। और इस बार भी जो अशांति भड़काने की कोशिश हुई है वो किसकी तरफ से हुई है ये सबके सामने है। और एक बात और आप सबको बता दूं, सब विद्वान लोग बैठे हैं, जब दोनों दल के प्रत्याशी निकलते हैं तो इनके पीछे चुनाव आयोग की टीम भी चलती है जो वीडियोग्राफी करती है कि लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने जो भी कार्रवाई की है वीडियोग्राफी देखने के बाद की। ये सारी चीज न्यायालय में पेश होगी और इस घटनाक्रम पे कांग्रेस ने भी वीडियो बनाए हैं और बीजेपी ने भी बनाए हैं। वो भी जांच आयोग जब आएगा तो उसके सामने पेश किए जाएंगे, चाहे सीबीआई की जांच करा लो, चाहे
कोई भी आपने सारी बात में बोल दिया। जो मैंने मूल प्रश्न किया उसके संदर्भ जाके समर्थन में आए, पूरी रात चारपाई पर बिताकर चले गए, 60 घंटे धरना दिया, सुपुर्दे खाक सलमान को कराकर वह निकल गए। उसके बाद वीडी शर्मा जी आए। आज की खबर यह है कि माननीय नाती राजा के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज हो गया है। हमने आपसे विनम्र रूप से प्रश्न ये किया माननीय रघुनंदन शर्मा जी कि क्या कमलनाथ जी भी कुछ करेंगे? जैसे भाजपा में अकेले वीडी शर्मा लड़ रहे हैं, कांग्रेस में लड़ने भिड़ने का काम केवल दिग्विजय सिंह करेंगे, कमलनाथ जी केवल शपथ लेंगे, या आप उम्मीद कर रहे हैं कि भाई नाती राजा के समर्थन से विधायक से मुख्यमंत्री बनना है कमलनाथ जी को, आएंगे नाती राजा के समर्थन में कमलनाथ जी भी? कल परसों आप लोग इंतजार कर रहे हैं या हिरासत में ले लिए जाएंगे जब नाती राजा उसके बाद में आएंगे? थोड़ा इसमें बताएं ना। कमलनाथ जी ने जब आप की बाइट में भी कही है कि माननीय कमलनाथ जी ने डीजीपी साहब, पुलिस अधीक्षक सबसे संदर्भ में चर्चा की, वह तो उसमें जांच के बाद खात्मा लगे। तो मतलब उम्मीद करें कि अगर अरविंद पटेरिया के खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज हुआ है तो 3 तारीख के बाद, जांच के बाद वो भी खत्म हो सकता है, उम्मीद करें ना आपसे? आयोग की पूरी टीम की देख रही थी, पुलिस ने कोई गलत काम नहीं किया, पुलिस प्रशासन ने निष्पक्षता का काम किया है। अरे जी, मैंने तो सवाल क्या किया भाई, आपने कहा 3 तारीख के बाद जो भी गलत मुकदमा होगा वो वापस लिया जाएगा, खात्मा होगा। तो हमने पूछा आपसे भाई जांच के बाद तय होगा ना, तो अरविंद पटेरिया के खिलाफ भी मामला खत्म हो सकता है अगर जांच में वह निर्दोष पाए गए, या आपने तय कर दिया है वो निर्दोष पाए या ना पाए उनके खिलाफ तो मामला चलेगा? निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होना चाहिए, ये हमारा संविधान भी कहता है और परमात्मा भी यही चाहते भाई गलत किसी को न फंसाया जाए। लेकिन ये मैं आपको फिर हिंदी में कर दूं, मैंने वीडियो देख ली है, मुझे भी वीडियो प्राप्त हो गए हैं। घटना स्थल से घर की घटना घटी है, इसमें कौन तो भाई निर्दोष होने के संदर्भ में फैसला 3 तारीख के बाद केवल नाती राजा के संदर्भ में होगा, रघुनंदन जी कह रहे हैं। अरविंद पटेरिया को तो वो दोषी मानकर बैठे हैं, वीडियो उन्होंने देख लिए। ये कुल मिलाकर रघुनंदन जी का कहना है। क्यों रघुनंदन जी, गलत तो नहीं? गुंडागर्दी का राज नहीं होगा, राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र की रक्षा हो। यदि दोषी निर्दोष है अरविंद पटेल है, रामनगरी अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कि जब ये घटनाक्रम हुआ उस समय पर अरविंद पटेरिया थे या नहीं थे, क्या कहते हैं आप? मैं अपने पहले एक पूर्व वक्ता की बात को थोड़ा दुरुस्त करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि थाने में 2 तरह के रोल नापचे होते हैं जी, एक में जांच की जाती है और एक में मुकदमा कायम किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जी। 2 धाराएं हैं सीआरपीसी की जी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की 2 धाराएं। 154 के तहत संज्ञेय मामलों में मुकदमा कायम होता है और 155 में असंज्ञेय मामलों के तहत मुकदमा कायम होता है। रिपोर्ट दोनों में लिखी जाती है, 154 में, 155 में जी। क्योंकि इसके अंदर एक हत्या की रिपोर्ट थी तो मामला संज्ञेय था जी, इसलिए पुलिस ने मामला कायम कर लिया जी। दूसरी रिपोर्ट जब लिखाई गई तो उसका भी मामला कायम कर लिया गया। अब रही बात लोकेशन पोजीशन की, किसी अपराधी का किसी भी घटना स्थल पर होना जरूरी नहीं है जी। उसके क्या क्रियाकलाप है, क्या उसका भागीदारी है और क्या नहीं है, ये पुलिस को जांच में मालूम पड़ेगा। जब तक कॉल डिटेल्स नहीं निकाले जाएंगे, कॉल रिकॉर्ड्स नहीं निकाले जाएंगे, वीडियोस नहीं खंगाले जाएंगे, जब तक इस बारे में नहीं निर्णय ले सकती पुलिस। तो पुलिस अपनी विवेचना के अनुसार दलील के संदर्भ में आरोप यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, कद्दावर नेता अरविंद पटेरिया, उन्होंने अपनी गाड़ी से सलमान को कुचल दिया। अब आरोप ही जब एफआईआर के अंतर्गत यह है कि उन्होंने अपनी गाड़ी से कुचल दिया, तो उनकी मौके पर मौजूदगी के संदर्भ में तो अनिवार्यता है, या इसके संदर्भ में अनिवार्यता नहीं है? भले एफआईआर में है, वो कहीं भी रहें तो अभी उनका मौजूद होना जरूरी नहीं है। मेरा ये कहना है इसमें कि किसी के कहने मात्र से कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करती, रिपोर्ट मात्र से कार्रवाई नहीं करती। उसके अंदर जो तथ्य पाए गए हैं उन तथ्यों को साक्ष्य के साथ में जोड़ना पड़ता है जी। तो जब तक वो साक्ष्य के साथ में नहीं जुड़ेंगे तब तक पुलिस फिर आपसे
जो बात समझना चाहता हूं वो ये है कि इतना गंभीर मामला है, इतना संवेदनशील मामला है, इतना चर्चित मामला है, क्या इसके संदर्भ में 3 दिन के बाद भी पुलिस ये बता पाने की स्थिति में नहीं है कि अरविंद पटेरिया घटनाक्रम के समय कहां थे? क्या ये मामले को अपने आप में संदिग्ध नहीं बनाता? कुछ भी संदिग्ध नहीं बनाता। 17 तारीख का मामला था, 17 तारीख को चुनाव है। थाना प्रभारी की और एसडीएम की और डीएम की और एसपी की सबकी जिम्मेदारी मतदान पेटियों को सुरक्षित रूप से मतदान केंद्र में जमा कराने की होती है। सबसे पहला जो हमारे देश का जो लोकतंत्र है उसके तहत जो कार्रवाई होना चाहिए संवैधानिक रूप से, उसमें वो व्यस्त रहते हैं। सबसे पहले उन्होंने वही कार्रवाई की होगी और उसके बाद में अब जब व्यक्तियों को तलाशा जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट लिखाने वाले चले जाते हैं वो तो रुके नहीं रहते। अब वो मौके पे जाएंगे, सीन क्रिएट करेंगे, तो उसके फोटोग्राफ्स लेंगे, गाड़ियों के फोटोग्राफ्स लेंगे, बॉडी के फोटोग्राफ्स लेंगे, उसके ऊपर फिर डॉक्टर्स के ऊपर से फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट ली जाएगी। ये इतने जल्दी नहीं हो पाएगा। कॉल लेटर लिया जाएगा, कॉल रिकॉर्ड्स लिए जाएंगे। तो एक लंबी प्रक्रिया ये शरद दुबे जी हमें बता रहे हैं, लेकिन हम अब जाएंगे राजनीतिक प्रक्रिया के संदर्भ में। क्या देख रहे हैं रमेश जी? मध्य प्रदेश में राजनीतिक कटुता अब रंजिश में तब्दील हो रही है। इसके संदर्भ में कोई दृष्टि आपकी? जिस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप है, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल है एक दूसरे के संदर्भ में, चाहे वीडी शर्मा की जुबान से जब भी निकलता है शब्द दिग्विजय सिंह के लिए जहर बुझाई होता है, और दिग्विजय सिंह भी वीडी शर्मा के संदर्भ में जब कोई भी बयान देते हैं ऐसा लगता है अंदर से कटुता पूरी तरीके से जुबान पर आ रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? कुल मिलाकर के अगर आपको ध्यान हो तो हम अपन ने इसी चैनल पर इसी डिबेट में ये चर्चा की थी कि इस बार का चुनाव बहुत तीखा, तेज और धारदार होगा, बहुत कटुता से भरा होगा, और इसमें यदि झगड़े इस तरीके से भी हो तो उसका आश्चर्य नहीं होगा। तो ये जो घटनाक्रम है ये हमारे उसी पूर्वानुमान की तरफ है। जो पहले कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों में सद्भाव होता था वो सद्भाव समाप्त है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के लोगों को फंसाने का जो एक कुटिल चाल है वो इसमें बराबर दिखती है। मोटे तौर पर ये ठीक है कि 17 तारीख का है और पुलिस उसमें 18 को लगी हो, भाई 19-20 2 दिन निकल गए। पुलिस को ये स्पष्ट कर देना चाहिए था कि प्रमाण के साथ में कि अरविंद पटेरिया मौके पर था या अरविंद पटेरिया मौके पर नहीं था। तो कुल मिलाकर के ताकि ये भ्रम समाप्त हो जाता, तो मुझे मुकदमा दर्ज कर देने से लेकर 4 दिन तक पुलिस की भूमिका, वहां के थानेदार की भूमिका, वहां के एसपी की भूमिका आश्चर्यजनक लगती है। तो मोटे तौर पर ये जो बात है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं पुलिस की भूमिका भी एकदम निष्पक्ष नहीं मान पा रहा हूँ। या तो हो सकता है उन्होंने एकदम, कई बार लाइन ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए पुलिस उठा करके एफआईआर कर ही लेती है, ऐसा हमने दंगों के समय भी देखा है। तो हो सकता है कि उन्होंने जो भीड़ आई हो एफआईआर दर्ज कराने के लिए उसके लिए उन्होंने कर ली, लेकिन अब जब भीड़ चली गई तब तथ्यों के आधार पर ये सारा का सारा स्पष्ट कर देना चाहिए। और मैं फिर अपनी बात पर उसी बात पर आता हूँ, यद्यपि वो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस वाले मुझसे ज्यादा जानकार हैं, लेकिन दस्तंदाजी और गैर दस्तंदाजी, दखल देने योग्य अपराध और दखल देने योग्य ना अपराध, 2 तरीके से होते हैं। एफआईआर जरूर की जाती है, लेकिन एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी की कार्रवाई हो गया नहीं को, उस बीच में पुलिस देख करके ही कार्रवाई करती है। तो एक रोजनामचा वो होता है जिसमें केवल एविडेंस के तौर पर ही वो रिपोर्ट काम आती है, उसमें गिरफ्तारी नहीं होती। लेकिन दूसरा जो होता है उसमें एफआईआर दर्ज होती है, उसमें गिरफ्तारी की भी कार्रवाई होती है, उसको पुरानी भाषा में दस्तंदाजी और गैर दस्तंदाजी उसको माना जाता है। खैर कुल मिलाकर के जो भी है, लेकिन ये सारा का सारा घटनाक्रम आश्चर्यजनक है। राजनेताओं को, अब ये घटना तो घट गई है, लेकिन राजनेताओं को बैठ करके भविष्य में वैमनस्य ना हो और जो वाकई आरोपी है वो आरोपी पर कार्रवाई हो, और जो आरोपी नहीं है उनका राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह ना लगे। दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं के लिए इस बात पर विचार होना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम बातचीत के घटनाक्रम को देखें तो न्याय में दिलचस्पी कम दिखाई देती है, राजनीतिक रूप से लाभ मिले इसके लिए होड़ ज्यादा दिखाई देती है। सलमान मारा गया, ये एक सच्चाई है। सलमान का चरित्र क्या था इसकी मीमांसा की जा रही है। वीडियो बताया जा रहा है कि वो कट्टा चलाता हुआ दिखा, लेकिन साथ में प्रमाण तो ये कि वो पार्षद भी था, यानी जनता का समर्थन कहीं ना कहीं था। महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसी भी घटनाक्रम घटित हो, एक व्यक्ति ने जान गंवाई, उसके जान गंवाने के पीछे जो लोग दोषी हैं उन्हें पकड़ा जाना चाहिए, पर उसकी जान के पीछे अपने सुविधा के लिए लोगों को फंसाया जाए, कम से कम इस कोशिश से बचना चाहिए। अब एक व्यक्ति मारा गया,
उसकी हत्या अरविंद पटारिया ने कर दी, उसकी हत्या नाती राजा ने भी कर दी। अरविंद पटारिया और नाती राजा एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, पर सलमान की हत्या दोनों मिलकर कर दे रहे हैं। क्या ऐसा कोई घटनाक्रम घटित हो गया क्या? कुल मिलाकर इस पर गंभीरता से विवेचन होना चाहिए। जिम्मेदार लोगों को अपने बयानों के संदर्भ में कुछ संजीदगी बरतनी चाहिए, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या वीडी शर्मा। दोनों ही बयानों के अतिरेक पर क्यों जा रहे हैं? क्या इनकी राजनीतिक कटुता लोगों की जान से भी ज्यादा बढ़कर हो गई है? ये भी सवाल उठ कर रहे हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश जो अपनी सौम्यता, शिष्टता और सरलता के लिए ख्यात रहा है, राजनगर का घटनाक्रम उस पर कहीं ना कहीं कलंक लगा रहा है। उम्मीद है जिम्मेदार राजनेता अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और अपने आचरण में कुछ संजीदगी दिखाएंगे। इस उम्मीद के साथ आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दिया सादर प्रणाम।